और मसला हमारे सामने था जो काफ़ी बड़ी लड़ाई विपक्ष ने और ख़ास तौर पे माननीय राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेके जो जाति हमारा जो सेंसस को लेके उसको लेके एक बड़ी लंबी लड़ाई काफ़ी वर्षों से, आप समझें 11 सालों से इस पे जो है लगातार बात हो रही थी। पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी एक सोच थी कि भाई देश के अंदर जो जनगणना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिसमें हर जाति के लोगों का हमारे पास अपना एक रिकॉर्ड होना चाहिए देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर किस किस वर्ग के लोग रहते हैं और उनका एक डाटा जो है पूरे देश के सामने होना चाहिए। लेकिन ये 11 साल से इस लड़ाई को अब जाके जो है नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है। अब आप ये समझें कि वो इस जनगणना के लिए तैयार हो गए। अब सवाल था कि इतने साल क्यों बर्बाद हुए। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन इनके रवैये की वजह से वो लगातार उसको इतने सालों तक डिले किया गया। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, इसके लिए वो तैयार हो गए हैं। अब उसके पीछे भी और सवाल है कांग्रेस पार्टी के भी और विपक्ष के सभी लोगों के भी कि आप इसको किस तरह से करोगे। उन्होंने कहा कि भी ये जो है केवल मात्र एक्सेप्ट करके सुर्खियां बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ज़मीनी स्तर पे इस जनगणना को कैसे उतरेगी और आपका क्या इसके लिए रोड मैप है, आपका समय सीमा क्या रहेगी। देश ये जानना चाहता है कि जो जनगणना होगी उसके लिए बजट का प्रावधान क्या किया जाएगा, कितना बजट इसमें लगेगा, कितना खर्चा इसमें होगा और इसकी तय सीमा क्या रहेगी। ये जनगणना कब तक पूरी होगी देश की। ये बात हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इसका जिक्र किया है और ये देश की जनता भी जानना चाहती है, उनका भी ये कंसर्न है। क्योंकि विशेष तौर पे अगर ये जनगणना 2021 में होनी थी, आज 2025 हो गए, तो ये ऑलरेडी 4-5 साल पीछे चली गई और वो डिले उसके बाद केवल आपने दबाव में आके इस बात को स्वीकार किया या आपकी मंशा बड़ी साफ है। ये हमारे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से कि आप इसकी जो है समय सीमा भी बताएं और अगर मंशा साफ है, आप जल्दी कराना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का सेशन बुला के इसमें पूरे पार्लियामेंट के सामने इसको पास किया जाए और कितना इस पे खर्चा होगा उसका प्रोविजन भी साथ में ही बताया जाए। तो ये इसलिए ज़रूरी था और राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को लगातार पूरे देश के सामने, आप सभी जानते हैं कि भाई ये इसलिए ज़रूरी था कि समाज के अंदर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हमारी आज़ादी के बाद से उनको जो उनका हक मिलना चाहिए, जो वर्ग पीछे छूट गए हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम योजनाएं आगे बना पाएंगे, उनको समाज के साथ दूसरे वर्गों के साथ जोड़ने के लिए हमारी नीतियां क्या बनेगी। उसके लिए बहुत आवश्यक था कि हमारा समाज जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे समाज में ये सारी चीज़ें हैं। और अगर जनगणना की बात है तो जनगणना करने में क्या दिक्कत थी। एक आंकड़ा बनना था, एक डाटा बनना था कि हमारे देश के अंदर 140 लाख लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, उनमें किस किस वर्ग के कैसे कैसे लोगों का पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाए। यही चाह रहे थे। जो हमारे समाज के जो भाई है, साथी हैं, जो काफ़ी पिछड़ गए हैं, हो सकता है उनको किस प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको दूसरे वर्गों के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम तभी नीतियां बना पाएंगे जब हमारे पास उनका आंकड़ा होगा। तो ये एक बड़ी सोच राहुल गांधी जी की उन लोगों के लिए थी। आप ये समझें कि एक न्याय दिलाने वाली बात थी। हमें आज तक समझ नहीं आया कि जो लोग सत्ता में थे वो 11 साल से इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उस वक़्त उन्होंने ये भी कहा कि जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इस तरह की जनगणना की बात कर रहे हैं, इनके लोगों ने उसको एक ऐसी एक बात कही कि वो लोग शहरी नक्सलवाद कहने की तक को उनको टैग किया गया कि वो लोग हैं ये जो शहरी नक्सलवाद की बात करते हैं, कि जो जनगणना की मांग कर रहे थे। तो हमारा भी प्रश्न है आज कि आज आपने इस बात को स्वीकार किया कि हम इस जनगणना के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने ये शहरी नक्सलवाद की बात उस वक्त कही थी, तो क्या आज जिन्होंने एक्सेप्ट किया है इस बात को, क्या वो भी उसी श्रेणी में आएंगे। तो ये हमारा ये प्रश्न है कि देश के अंदर जो सही मुद्दे होते हैं उनको हमेशा माननीय राहुल गांधी जी
चाहे वो देश के अंदर पूरे देश में पैदल चल के लोगों की समस्याओं को सुनना हो, लोगों के बीच जाना, हर वर्ग की बात करना, वो हर वक्त लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ, उनकी समस्याओं के साथ खड़े हैं। वो किसान हो, युवा साथी हो, बेरोजगार हो, कोई भी वर्ग हो, राहुल गांधी जी हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने एक बार फिर से समाज के अंदर उस वर्ग की लड़ाई लड़ी जिनको ये मैं समझता हूँ आने वाले समय के लिए और देश की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए, और उस वर्ग को कोई पिछड़ गया उनको आगे लाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी और एक बहुत अच्छा डेटा बनेगा और हम इसके आधार पे देश की नीतियां बन पाएगी। तो राहुल गांधी जी के लिए हम इस बात को लेकर और उन सभी विपक्षी लोगों के लिए जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उस वर्ग की तरफ से हम उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि सरकार अपनी तय सीमा तय करे कि ये जनगणना कब तक पूरी होगी। इसमें डिले टैक्टिक्स नहीं होनी चाहिए, केवल प्रेशर में आके आपने इसको सिर्फ सुर्खियों में बटोरने के लिए कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका पूरा रोड मैप जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को देश के सामने रखना चाहिए कि इसको हम कितने समय के अंदर कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर कितना खर्चा आएगा, तभी जाके जो है ये जनगणना जो है पूरी हो पाएगी। तो ये कुछ मुद्दे मेरे थे जो मैं आपके माध्यम से ये रखना चाह रहा था। जो हमारी नीति है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं देश के उन लोगों के लिए, माननीय राहुल गांधी जी की, जो उन्होंने इस बात को लेकर लगातार 11 वर्षों से उनकी लड़ाई लड़ते रहे। नरेश जी, रणधीर शर्मा जी ने भी प्रेस वार्ता की और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संगठन में गुटबाजी चरम पर है। प्रतिभा सिंह जी कल बिलासपुर में थी, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। यहाँ तक कि जो रणधीर शर्मा जी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है कि जब सरकार नहीं संभल रही है, संगठन कार्यकर्ता जो है इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री। देखिए, एक बात तो रणधीर जी की अच्छी लगी कि उनको कांग्रेस की बड़ी चिंता है, वो कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हैं। ये मुझे बड़ी अजब सी बात लग रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि मैं ये प्रश्न मैं भी करना चाहता हूँ कि जो अभी तो आपके बीच जो कांग्रेस के कुछ लोग गए थे, अभी आपके पास उनका ही तोड़ नहीं है भाजपा के अंदर, और भाजपा जिस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही है, अब आप देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी खुद आके चंबा जिला में जिस प्रकार दौरा करके गए और जो उनको एक जिला का जिम्मा सौंपा गया है, और आप दूसरी तरफ जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे, स्वाभाविक है। और बिंदल साहब को भी लगता है कि मेरे जीवन का भी अब ये अच्छा समय है, वो उनकी भी महत्वाकांक्षा है। अनुराग ठाकुर जी अपने आप में भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी राज्य के अंदर अपना ये देख रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा और जो कांग्रेस से जो नेता गए हैं, उनके जाने के बाद जो भाजपा के अंदर जो माहौल है वो आप लोगों के सामने, और वो सब जनता के पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि वहाँ लीडरशिप को लेके एक धड़ा दूसरे धड़े को लीडर नहीं मानता है। इस वक्त भाजपा के अंदर स्थिति ये है कि कोई भी राज्य स्तर के नेताओं को एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। और आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस का, या आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार का। देखिए, आपको एक यहाँ चीज एक और समझनी पड़ेगी कि लीग से हटके जब काम करने होते हैं उसमें थोड़ी मुश्किलातें जरूर होती हैं। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार एक जिक्र किया कि हमने व्यवस्थाओं को बदलना है। ये उन व्यवस्थाओं का जिक्र था जो पिछले 40-50 साल से हर जगह, छोटी बड़ी जगह में जो व्यवस्था बनी थी, समय के साथ उसमें चेंजेस होने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यपूर्ण वंश उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और बहुत सारी चीज़ों में फैसले लेके उस व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ जो हमारा 2 साल से ऊपर का समय रहा, जो फैसले इस दौरान हुए हैं, उसके आने वाले समय में जो परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे। मैं भाजपा के नेताओं को भी ये आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा समय और इंतज़ार करें, आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब लोगों का मत है, लोकतंत्र में लोगों ने किसी को 5 साल का काम करने का समय दिया है, तो आप लोग इतना अधैर्य क्यों हो रहे? धैर्य रखें,
पूरा समय काम करने दें सरकार को, और फिर उसके रिजल्ट्स आपको उस वक्त उस पर बात करने का हक है। और प्रदेश हित में कोई आपके जो चुने हुए लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अपनी उपलब्धि बताएं कि उन्होंने इस दौरान प्रदेश के जो भी मसले थे क्या वो भारत सरकार में उठाए, क्या उनको लेके आपने कभी गंभीरता दिखाई? आप बताएं, बताना चाहिए। जो हमारे मसले हैं, आप लोगों की सोच बड़ी अलग है कि आप ये चाहते हैं कि प्रदेश की जो सरकार है उनको तंग रख किया जाए, आर्थिक दृष्टि से जो मदद मिलनी चाहिए भारत सरकार से वो ना मिले। ये बहुत हैरानी करने वाला विषय है कि भाजपा के नेता इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि जी पैसा नहीं आ रहा है और ना ही मिलना चाहिए। भाई आप, वो पैसा आएगा वो प्रदेश के हित में लगेगा, प्रदेश के जनता के हित में लगेगा, प्रदेश के विकास में लगेगा। कहाँ आप लोगों को आगे आना चाहिए था कि सरकार के साथ मिलकर हम जो प्रदेश के हित हैं उसके लिए भारत सरकार के साथ लड़ेंगे, और आप उसको खुशी मानते हैं कि हमारे जो हक है, हमारे जो देनदारियां भारत सरकार की तरफ है वो नहीं मिल रही, तो उसमें भाजपा के नेता बड़े खुश होते हैं। 9200 करोड़ रुपए के करीब हमारा जो आपदा का पैसा वो नहीं मिल रहा। भाजपा के लोग बताएं कि आप लोगों के क्या प्रयास रहे उस पैसा दिलाने के लिए, या ओपीएस को जो हमारे कर्मचारी ओपीएस में गए, जो जब वो एनपीएस में थे उनका जो शेयर था और पैसा जो फंसा हुआ 9000 करोड़ रुपया, उसको दिलाने का प्रयास करना चाहिए। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। केवल आप चुनी हुई सरकार को टारगेट करके एक साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश जो लगातार कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन लोटस भी हुआ, वो भी फेल हुआ। अब आपका एक प्रयास है कि सरकार को कमजोर करो आर्थिक स्थिति से और इनकी मदद ना हो। स्पेशल पैकेज तो दूर की बात है। ये मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि ऐसा विपक्ष जो प्रदेश के हित में ना काम करके अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करता हो, या जो सत्ता से बाहर नहीं रह पा रहे हैं वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए सब माहौल बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज फिर भी आग्रह करता हूं कि अभी भी आप समझें, आप सबकी जिम्मेवारी सबसे पहले प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए है। आपको लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है, किसी को राज्यसभा में भेजा है। आप सबकी भी उतनी जिम्मेवारी है प्रदेश के विकास के लिए कि जितनी राज्य सरकार की है। अगर आज राज्य सरकार आर्थिक तंगी से गुजर रही थी तो आप लोगों की भी तो जिम्मेवारी थी। आप लोगों की सरकार है दिल्ली में, आप लोग अपना बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए उसके बाद बड़ी तेजी से हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज हम उस दौर से बाहर निकले हैं, आर्थिक तंगी से बाहर निकले हैं, और आने वाला समय और अच्छा होने वाला है। तभी मैं जिक्र कर रहा था कि आप लोग संयम रखें, जो फैसले हो रहे हैं उनके रिजल्ट आने दें और थोड़ा सा सब्र रखें। ये मेरी सलाह जो है भाजपा के विपक्ष के सभी नेताओं को हिमाचल प्रदेश में रहेगी। सर, परसों जो राहुल गांधी जी ने पेशी की है, जब सरकार ने जातिगत जनगणना के डिक्लेयर किया है कि होगी, उसके बाद पेशी की है, तो उन्होंने कहा है कि सरकार ने मेरी एक ही मांग मानी है, जो जातिगत जनगणना की मेरी मांग थी। इसके बाद जो आरक्षण में 50% का कैप है वो भी जो है हम हटा के रहेंगे। तो आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी बात कही, लगातार मैंने जिक्र किया कि देश की जनता के मुद्दों को अगर कोई लड़ता है वो केवल राहुल गांधी जी, निडर होके आप लोगों के सामने, पूरे देश के सामने डराने का कैसे प्रयास किया जा सकता। एजेंसीज द्वारा, ईडी और सीबीआई द्वारा माननीय राहुल गांधी जी ने ये झेला, उनके परिवार ने ये सब कुछ झेला है। उसके बावजूद उन्होंने एक बात साफ कही है कि लोकतंत्र है, मैं प्रदेश के और देश के लोगों की लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। और उस बात को साबित भी किया उन्होंने, पूरे देश के अंदर पदयात्रा करके, हर वर्ग के साथ खड़े होकर और पार्लियामेंट के अंदर लोगों के मुद्दों को उठा के। ये उसी की एक अच्छी एक परिणाम निकला है कि जातीय जनगणना को लेके अगर आज 11 साल के बाद सरकार इस मुद्दे को लेके तैयार हुई है और अपने स्टैंड से पीछे हटी है, आप समझें कि यू टर्न लिया है सरकार ने, तो इसका सारा जो मैं समझता हूँ श्रेय माननीय राहुल गांधी जी को जाता है। उन्होंने जिस प्रकार मजबूती के साथ इस बात को उस वर्ग की लड़ा है, देश के अंदर हर वक्त तरह पार्लियामेंट के अंदर बात करें या देश के कोने कोने में जाके बड़ी मजबूती के साथ सरकार को
आज राहुल गांधी जी के उस फैसले के सामने, उनकी सोच के सामने झुकना पड़ा है। तो ये अपने आप में आज देश की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जीत है। इससे देश के उन वर्गों के लिए राहुल गांधी जी ने काम किया है जो समाज में पिछड़ गए थे। तो ये अपने आप में, जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, ये बातें वो जो राहुल गांधी जी सोचते हैं, उस लड़ाई को लड़ते हैं, या आने वाले समय में, भविष्य में होगा कि वो किस प्रकार इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अभी एक बात तय है कि जो सेंसस को लेके बात हुई है, उसकी समय सीमा तय होनी चाहिए और उसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए, और इसके प्रति सरकार गंभीरता से एकदम इस पे काम शुरू करें, जिससे जो डिले हुआ था वो सारा डिले खत्म। सर, रणधीर शर्मा ने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र से पैसा मिल रहा है, मित्र मंडली पर लुटाया जा रहा है पैसा। इस पर क्या कहते हैं? ये केवल एक साजिश के तहत सरकार को कमजोर करने का, बार बार एक ही बात को दोहराने का, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। आपको बार बार हमने कहा है मीडिया के जरिए भी, माननीय जयराम ठाकुर जी से भी और इनके दूसरे नेताओं से भी, भाई आपको कौन रोकता है? आप पूरा डेटा मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता के सामने रख दें। आप एक बार छाती ठोक के बोल दें कि हमने जो है कोई स्पेशल पैकेज दिलाया है इन सालों में। हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल स्टेटस है, कैटेगरी स्टेट है। हम पहाड़ी राज्य, हमारी अपनी क्या कमाई है? हमारे जितने टैक्सेस है, चाहे वो इनकम टैक्स से आते हो या जीएसटी से आते हो, वो सेंट्रल पूल में जाते हैं। उसके बाद हमारा शेयर मिलता है। हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा काम है, कौन सी उपलब्धि है आपकी, कौन सा एहसान किया है आज तक आपने। फेडरल सिस्टम में वो हमारा शेयर है टैक्सेस में, वो हमको मिलता है। जीएसटी का जो पैसा था, जीएसटी आने के बाद पहले वैट था, हमारा बहुत नुकसान हुआ। बद्दी बरोटी वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया में, जीएसटी आने के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ। जो जीएसटी कंपनसेशन था वो 5 साल माननीय जयराम जी के टाइम में आ गया। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट सारी खत्म हो गई, 3290 करोड़ रुपया बचा। हम तो आंकड़े बता रहे हैं, आप सिर्फ ये बोलते हो कि दे रहे हैं। आप भी आंकड़े बताओ ना। भाजपा को मैं चैलेंज करता हूं, आंकड़ों के साथ बताओ कि आपने कौन सी मदद लाई। मैं बार बार बोलता हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए। आप लोगों को बताना चाहिए, बड़ा खुला प्लेटफॉर्म है, फिर उसका जवाब हम देंगे। आप किस बार, कितने टाइम तक आप झूठे आंकड़े पेश करके, झूठ बोल के सरकार को कमजोर करने का मतलब है कि आप प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। ये सरकार लोगों के मत से चुनी गई है, प्रदेश के लोगों ने चुनी है, क्योंकि प्रदेश के लोग चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार जो है उनके लिए काम करे। आप उस सरकार को साजिश के जरिए कमजोर करने का मतलब है कि आप प्रदेश के विकास के हितैषी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितैषी नहीं है। आपका मकसद केवल सत्ता प्राप्ति है। भाई उसके लिए मेहनत करो ना। 27 में चुनाव आएगा, फिर से जनता तय करेगी। आप इतना इम्पेशेंस क्यों हैं विपक्ष? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां जो लीडर्स हैं उनमें वर्चस्व की जंग लगी हुई है। ये सबसे बड़ा कारण है। कोई किसी एक नेता को वहां नहीं मानता है। सर, आज जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, डॉक्टर परमार, का जो है पुण्यतिथि है, लेकिन कांग्रेस शिमला में उनको भूल गई, कहीं पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं हो रहा। क्या देखिए, परमार साहब की जो शख्सियत थी वो ना भूलने लायक है, ना कभी भूले जाएंगे। हम उनको हमेशा हर कार्यक्रमों में, आप तो केवल पुण्यतिथि और उनके जन्मदिन की बात कर रहे हैं, हम उनको हमेशा याद करते हैं। हर जगह उनका जिक्र होता है। जब भी हिमाचल का नाम आता है तो स्वर्गीय डॉक्टर YS परमार जी को सबसे पहले याद किया जाता है। हम हमेशा उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि हिमाचल को बनाने में, हिमाचल को आगे ले जाने में जो उनका सहयोग रहा, उनका विज़न था, वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी हो या सरकार हो, सभी हिमाचल प्रदेशवासी उनको जो है हमेशा याद करते रहेंगे।